वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 के सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कैप्सूल्स के बारे में। जी हाँ, हमने हमारे टैबलेट्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारे एस्पेक्ट और सारे पॉइंट कवर कर लिए थे। उसी प्रकार आज हम लोग खत्म कर देंगे हमारे कैप्सूल्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देखेंगे कि जेलेटिन कैसे बनता है, जो कि थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टैबलेट नहीं, टाइप्स ऑफ कैप्सूल क्या होती हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैप्सूल, तो आप बोलोगे सर कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जिसके अंदर जो ड्रग सब्सटेंस है वो एनक्लोज किया होता है, यानी कि बंद किया होता है हार्ड या सॉफ्ट सॉल्युबल शेल, जो कि जेलेटिन या सूटेबल मटेरियल का बना होता है। ठीक है, मतलब कैप्सूल भी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग का जो सब्सटेंस है वो एनक्लोज बंद किया होता है एक सॉफ्ट और सॉल्युबल शेल में, जो कि सॉल्युबल होता है, जो कि मटेरियल या सूटेबल मटेरियल का बना हो सकता है, यानी कि जेलेटिन। जो वर्ड कैप्सूल है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जो होता है कैप्सुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉक्स। तो लैटिन में छोटे डब्बे को बोलते हैं कैप्सुला, और वहीं से ये वर्ड लिया गया है कैप्सूल। कैप्सूल को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं कैरी करने के लिए फिक्स डोज ऑफ किसी भी एपीआई का। ठीक है, मतलब कोई फिक्स डोज अगर हमको देना है एपीआई का तो हम लोग कैप्सूल में देते हैं। एक ये यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो ओरल यूज के लिए बनाया गया होता है, जिसमें मेडिकामेंट को इंसर्ट और एनक्लोज कर दिया जाता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के, क्या फायदे हैं हमारे कैप्सूल के। ठीक है, हमारे कैप्सूल का ये फायदा है कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत कम स्टेप लगते हैं एज कंपेयर टू टैबलेट। टैबलेट को बनाने के लिए हमको मल्टीपल स्टेप लगते हैं, वहीं कैप्सूल को बनाने के लिए कम स्टेप्स लगते हैं। इसमें हम लोग लिक्विड भी भर के दे सकते हैं। अगर किसी ड्रग की पुअर बायो अवेलेबिलिटी है या सॉल्युबल ड्रग है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं कैप्सूल के द्वारा। अगर किसी ड्रग का बिटर टेस्ट है तो उसको मास्क कर सकते हैं। हम उसके अपीयरेंस को एलिगेंट बना सकते हैं। स्मूथ और स्लिपरी होता है जिसकी वजह से स्वॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमको इसको बनाने में मिनिमम एक्सीपिएंट की जरूरत पड़ती है। रैपिड सॉल्युबिलिटी देखने के लिए मिलती है जेलेटिन में, जिसके वजह से एक फास्टर रिलीज हो जाता है ड्रग का। ठीक है, और वहीं जिससे टैबलेट को बनाने में बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत लगती है, वैसा इसमें जरूरत नहीं होती। अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस कैप्सूल के ये हैं कि अगर कोई ड्रग है जो कि हाईली सॉल्युबल है, जैसे कि पोटेशियम या क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, तो हम उसको इसके अंदर फिल नहीं कर सकते। ये सूटेबल नहीं है उस डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए जिसकी ड्रग जो है हाईली एफ्लोरेसेंट होती है, यानी कि जो वाटर लॉस करती है एटमॉस्फेयर में, या हाईली डेलिक्वेसेंट जो वाटर अब्सॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से। अगर एफ्लोरेसेंट वाली ड्रग हम लोग फिल कर देंगे तो वो कैप्सूल को सॉफ्ट बना देगी। वहीं अगर डेलिक्वेसेंट वाली ड्रग को हम फिल कर देते हैं तो वो कैप्सूल को ड्राई बना देगी। समझे? और कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन अगर कोई है तो उसको हमको पहले ड्राई करना पड़ेगा, ड्राई नहीं डाइल्यूट करना पड़ेगा एडमिनिस्टर करने से पहले या कैप्सूल में फिल करने से पहले। अब बात कर लेते हैं जेलेटिन की कि जेलेटिन है क्या। जेलेटिन एक हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीपल चीजों से मिलकर ये बना है, होमोजीनियस नहीं है, जो कि डिराइव होता है इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन से ऑफ कोलेजन। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जेलेटिन नामक जो पदार्थ है ये कोलेजन से बनता है। अब ये कोलेजन कहाँ से आता है? अब ये कोलेजन जो है ये आता है एनिमल की बोन से और पिग और ऑक्स की स्किन से। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब है बट यहीं से आता है, हम क्या करें। ठीक है, तो एनिमल की बोन और उसके स्किन से हमको मिलता है जेलेटिन। और जेलेटिन का केमिकल और फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि हम इसको कैप्सुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अब जो जेलेटिन है वो मेनली दो फॉर्म में आता है, फॉर्म ए और फॉर्म बी। ए जो है वो डिराइव किया गया होता है एसिड कैटालिसिस या कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस से, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच रेंज 9 होता है। सिमिलरली बी जो होता है वो एल्कली कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच 4.7 होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर पर्टिकुलर सब्सटेंस में कोई भी चार्ज नहीं होता है। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ जेलेटिन की। अब देखो ये तो एग्जाम में नहीं आता है, बट
इसको पढ़ लेते हैं हम लोग और जान लेते हैं कि हमको जेलेटिन मिलता कैसे है या बनाते कैसे हैं। तो मैं फटाफट आपको शॉर्ट में नरेट कर देता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन और कटिंग करते हैं। जो भी एनिमल पार्ट को हमने लिया है उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं और जो भी खराब पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बोन और टिश्यू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 12-12 सेंटीमीटर में मशीन के द्वारा। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डीग्रीसिंग और रोस्टिंग कर लेते हैं। जो भी एनिमल पार्ट हमने लिया है उसको हाई प्रेशर वाटर स्प्रे से वॉश कर लेते हैं अगर उस पर कुछ भी खराब लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ही खराब है बट स्टिल। फिर उसको डीग्रीस करते हैं बाय सोकिंग देम इन हॉट वाटर, जिससे हम लोग हॉट वाटर में उसको सोक कर देते हैं ताकि उसका जो फैट परसेंट है वो 2% से कम हो जाए। फिर एक कन्वेयर बेल्ट है जो उसको मूव करती है डीग्रीस्ड बोन को एक इंडस्ट्रियल ड्रायर में, जो कि उसको रोस्ट कर देता है 30 मिनट तक 200 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर एसिड और अल्कली ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उन पार्ट को हम लोग वैट ऑफ लाइम या अलग टाइप के एसिड या बेस में अप्रोक्सीमेटली 5 दिन के लिए डुबा के रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर के जो मिनरल्स और बैक्टीरिया है वो निकल जाते हैं और कोलेजन बन जाता है। फिर हम उसका एसिड वॉश करते हैं 4% ऑफ HCl से, जिसका pH 1.5 से कम होता है, और एल्कनी वॉश करते हैं पोटेशियम या सोडियम कार्बोनेट से, जिसका pH 7 से ज्यादा होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, यानी कि उन बोन और टिश्यू स्किन के पीसेस को हम लोग लार्ज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टर में डालकर बॉईल करते हैं डिस्टिल वाटर में, जहां से एक ट्यूब लगी होती है जो कि वर्कर को उसको निकालने में मदद करती है जेलेटिन को। देन उसको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं फ्लैश हीटिंग के द्वारा 140 डिग्री सेल्सियस पे 4 सेकंड के लिए। फिर इवोपरेट और ग्राइंड कर देते हैं। जो भी हमको एक्सट्रैक्टर से मिला है उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, बोन्स को, टिश्यू को, स्किन को जो अटैच होती है, और लिक्विड को पास कर देते हैं इवापोरेटर से। फिर जेलेटिन प्रेस करते हैं शीट्स में और फाइन पाउडर हमको मिल जाता है। फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे भी उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यहाँ पर उसका हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमको, फ्लो चार्ट मिल रहा है। हमने क्या किया, ड्राई बोन ले लिया, काफ की स्किन ले ली, पोर्क की स्किन ले ली, 5 दिन के लिए HCl में भिगो के रखा, वॉश किया इसको 10% लाइम वाटर में हमने क्या किया, सोक कर दिया, इसको भी लाइम वाटर में सोक कर दिया, इसको HCl में सोक कर दिया, वॉश किया, pH एडजस्ट किया, वॉश किया 10 से 30 आवर्स के लिए, फिर एसिड रिमूव करा। फिर उसके बाद सारी प्रोसेस सेम है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, कूलिंग करते हैं, स्टेरलाइज और ड्राई करते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेलेटिन की। देखो, जब भी हम लोग जेलेटिन सिलेक्ट करेंगे हमारी कैप्सूल को बनाने के लिए, तो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है अच्छा ब्लूम स्ट्रेंथ, अच्छी विस्कोसिटी और कम आयरन कंटेंट। ठीक है, और जो भी हम लोग फार्मास्यूटिकल कैप्सूल बनाने के लिए जेलेटिन यूज करेंगे वो यूएसपी ग्रेड का होना चाहिए, जिनके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ की या जेल स्ट्रेंथ की। तो ये क्या होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ में हम मेजर करते हैं जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होता है बिटवीन द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द जेलेटिन मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हो सर आप, समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये जेलेटिन मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर हैं, तो इनके बीच में जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है, एक दूसरे के साथ जो क्रॉस लिंकिंग है, जैसे ये लोग जुड़े हैं, इसी को हम लोग मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्लूम स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, जो कि मैं समझा देता हूँ ड्रॉ करके, वरना समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग ने लिया एक जेलेटिन का शेल, ठीक है, 3D बना दे रहा हूँ, ये हमने लिया कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिया। फिर एक प्लास्टिक प्लंजर लेते हैं, ऐसे प्लास्टिक प्लंजर रहते हैं जिसको हम प्रेस करते हैं, और कितनी फोर्स लग रही है वो यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे फोर्स करेंगे, और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसी चीज है जब हम उसको फोर्स करेंगे तो थोड़ी सी ऐसे नीचे डिप होगी ना प्लंजर से, तो बस इसको हमको 4 mm तक डिप करना रहता है। कितना, 4 mm तक डिप करना रहता है, और इतना डिप करने में हमको यहाँ पे कितना फोर्स आया, यही हम चेक करते हैं हमारे ब्लूम स्ट्रेंथ में। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड प्लंजर, जो डिटरमाइन करता है वेट इन ग्राम टेकन टू पेनिट्रेट इन द जेल सरफेस टू 4 mm डीप विदाउट ब्रेकिंग द जेल एट 10 डिग्री सेल्सियस। और ये जो ब्लूम वैल्यू है ये 1500 से 250 ग्राम के बीच में रेंज करती है। जितनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ रहेगी उतना ही मजबूत रहेगा वो, और उतनी ही कॉस्टिंग आएगी उसको बनाने के लिए, समझा, क्योंकि भाई ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो उतना ही ज्यादा मेहनत लगेगी ना उसको बनाने में।
फिर बात कर लेते हैं विस्कोसिटी ऑफ द जेलेटिन की। हम जेलेटिन की विस्कोसिटी मेजर करते हैं उसकी मॉलिक्यूलर चेन लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए और जेलेटिन फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम U2 विस्कोमीटर का यूज करते हैं, जो कि 6% जेलेटिन का सॉल्यूशन होता है 60 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें विस्कोसिटी वैरी कर सकती है 25 से 45 मिली पाउंड्स पर। ये विस्कोसिटी की यूनिट होती है। जितनी ज्यादा ब्लूम वैल्यू रहेगी उतनी ही ज्यादा उसकी विस्कोसिटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आयरन कंटेंट की। ठीक है, आयरन कंटेंट हमेशा जेलेटिन में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली डिपेंड किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पे, जो कि वॉश करने के दौरान यूज किया जाता है जेलेटिन पे। तो कभी भी हम अगर जेलेटिन यूज करेंगे कैप्सूल बनाने के लिए तो उसके अंदर आयरन कंटेंट 15 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा कैप्सूल के डेफिनेशन के बारे में, जेलेटिन के टाइप्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सारी चीजें रिलेटेड टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। टिल देन, बाय बाय।